अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इसका दूसरा पाठ। यहाँ देखिए जल, ठीक है। जल एक बहुमूल्य नवीकरण संसाधन है। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है? मतलब जल एक प्राकृतिक संसाधन है और ये समाप्त नहीं होता। असीमित संसाधन मतलब समाप्त होने के बाद भी इसे हम क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पुनः नया बना सकते हैं, इसीलिए इसे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु जल का मूल आधार है, ठीक है। मनुष्य 1 महीने तक बिना पानी के जीवित रह सकता है, लेकिन बिना भोजन के वो जीवित रह सकता है, लेकिन बिना जल के वो जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद जल की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है। 3/4 भाग। यहाँ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए पृथ्वी, ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी का ये चौथाई भाग है, ठीक है। और ये जो 3/4 भाग है, मतलब तीनों भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 मतलब पृथ्वी का 71% भाग क्या है? जल से ढका हुआ है, और सिर्फ 29% जो भाग है वो स्थलीय भाग है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, इसीलिए इसे जलग्रह भी कहते हैं, ठीक है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले महासागरों में ही जीवन प्रारंभ हुआ था। और आप लोग जानते हैं ना, महासागरों में जीवन प्रारंभ हुआ था, और सबसे पहले मछली को ही क्या बनाया गया था? मछली को ही जीवन के रूप में देखा गया था, ठीक है। आगे देखिए, महासागरों का जल लवणीय है तथा मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे हम लोग अपनी आवश्यकताओं हेतु उपयोग में नहीं ला सकते हैं। और जो अलवणीय जल है उसे हम उपयोग में ला सकते हैं, उसका जो मात्रा है वो बहुत कम है। 2.7% जल ही है जिसका हम उपयोग में ला सकते हैं, और इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड तथा पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है, इंडिया में, ठीक है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% भाग अलवणीय जल है, और जिसे मनुष्य क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लाता है। शुद्ध जल के अंतर्गत आता है, जो कि मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों एवं झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सर्वाधिक मूल्यवान पदार्थ है। यह वाष्पीकरण, वर्षण एवं जलवाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, भूमि, वायु और पुनः महासागरों में एक चक्रण के रूप में निरंतर गतिशील है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे ना कि जल चक्र किसे कहते हैं। सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी पर जो भी जल पाया जाता है, जैसे नदी का जल हो गया, तालाब का जल हो गया, समुद्र, महासागर, यहाँ जो भी जल पाया जाता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म होने पर वो वाष्प के रूप में वो ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठता है। उसके बाद वो क्या करता है? बादल का निर्माण करता है, और संघनन प्रक्रिया के पश्चात में वो पुनः क्या करता है? धरती पर गिरता है, ठीक है, धरती पर बरसता है। और यही क्रिया क्या करते हैं? निरंतर चलते रहते हैं। इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं, ठीक है। और आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जल उपलब्धता की समस्या, मतलब जल हम लोग को प्राप्त नहीं हो पा रहा जितनी मात्रा में हम लोग को जल की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। जल एक चक्रीय और नवीकरणीय संसाधन तो है, किंतु इसकी आपूर्ति एक निश्चित सीमा तक ही की जा सकती है। अगर हम लोग निरंतर जो शुद्ध जल है उसको हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको उपयोग में लाने लगे, तो हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग को जल की क्या होगी? कमी महसूस होने लगेगी, ठीक है। पृथ्वी पर आज भी उतना ही जल है जितना आज से 2000 वर्ष पहले था। उतना ही जल है जो पहले था, वो अभी भी है। अगर हम लोग निरंतर इसका दोहन करते रहे, ठीक है, तो आने वाला समय में हम लोग को जल की प्राप्ति बहुत कम मात्रा में हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य निरंतर जनसंख्या क्या होती जा रही है?
निरंतर वृद्धि होते जा रही है, लेकिन उसके हिसाब से जल में कमी देखने को मिल रही है। और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि कार्य के विकास, सिंचाई, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण हेतु क्या ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ला रहा है, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे देखिए जल का उपयोग। लोग क्या कर रहे हैं, निरंतर जल का उपयोग कर रहे हैं। धरातलीय एवं भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं ना, पूरा भारत में 70% लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल का उपयोग क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य ही कर रहे हैं। कुछ जल उपभोग में कुछ सेक्टर तथा भाग दूसरे सेक्टरों से ज़्यादा है, मतलब दूसरे जगहों की अपेक्षा अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लोग जल का उपयोग करते हैं। भविष्य में भी विकास के साथ साथ औद्योगिक तथा घरेलू क्षेत्रों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना। अभी तो लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आने वाला समय में भी लोग क्या करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे तो वो घरेलू क्षेत्र हो, उसमें वो लोग ज़्यादा उपयोग में लाने की संभावना देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे देखिए जल संसाधनों का संरक्षण। हमें जल संसाधनों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करके रखना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, आने वाला समय में वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए किस तरह से हम लोग जल को क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं या तो संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ देखो वर्षा जल का संग्रहण, जो वर्षा जल होता है उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए, मतलब बचा के रखना चाहिए। ठीक है, टैंक वगैरह में उसको हम लोग को सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि हम लोग को जब आवश्यकता पड़े तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उपयोग में ला सकते हैं। आगे देखिए धरातलीय जल का संरक्षण। तीसरा देखिए सिंचाई पद्धति में परिवर्तन। चौथा जल का पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारा जल ऐसा होता है रासायनिक पदार्थों के मिलने पर या तो फिर ऐसे भी बहुत सारे जल होते हैं जो अपशिष्ट हो जाते हैं, गंदा हो जाते हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण या तो शुद्धिकरण करने के पश्चात में हम लोग उसको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए डोभा का निर्माण करना चाहिए, समुद्री जल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। आगे देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति किससे कहते हैं, जो प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध होते हैं, उसमें मनुष्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है, बल्कि वो स्वयं ना प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप वो क्या करते हैं, उगते हैं। ठीक है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ देखिए जैव मंडल किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, और जैवमंडल में सभी जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर और परस्पर संबंधित रहते हैं। इस जीवित आधारित तंत्र को ही हम पारितंत्र कहते हैं, मतलब ये एक दूसरे पर क्या है, आधारित है। पेड़ पौधा जीव जंतु परस्पर एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और जीवन संभव बनाते हैं, और इसी को हम पारितंत्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए वनस्पति और वन्य जीवन बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे अपने जीवन में क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही हम लोग पौधे से हमें इमारती लकड़ी की प्राप्ति होती है, हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिसे हम सांस लेते हैं, या तो प्राणियों को आश्रय प्रदान होता है, फसलों को हम लोग क्या करते हैं, मृदा में लगा सकते हैं। रक्षक मेखला के रूप में देखते हैं कि पेड़ पौधा क्या करता है, जगह जगह मिट्टी का जो कटाव होता है उससे वो क्या करता है, बचाता है। इसके अलावा भी देखिए फल, गोंद, औषधि, तारफिन का तेल और कागज भी ये क्या करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। आगे देखिए जीव जंतुओं के द्वारा भी क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे जंतु, कीट, पक्षी एवं जलीय जीव वन्य जीवन से भी हम लोग क्या करते हैं, पूर्ति हेतु उपयोग में लाते हैं। जैसे उनसे दूध की प्राप्ति होती है, मांस, खाल, ऊन की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा देखिए मधुमक्खी हमें शहद देता है, फूलों के परागण में सहायता करती है तथा परितंत्र में अपघटन के रूप में ये भूमिका निभाती है। ठीक है,
इस तरह से ये जो प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु ये हमें सहायता करते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वन, दूसरा है घास, तीसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म, चौथा है टुंड्रा। ठीक है, पहला देखिए वन किसे कहते हैं। ठीक है, वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। आर्द्रता कम होने के साथ साथ वृक्षों का आकार तथा उसकी सघनता भी कम होती है। ठीक है, इसे हम लोग वन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आगे है वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष तथा घास उगती है, जिसे हम घास स्थलीय के नाम से जान सकते हैं। तीसरा देखिए कटीली झाड़ियाँ तथा गुल्म कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, खासकर शुष्क प्रदेशों में इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्रुवीय प्रदेशों में ये जो टुंड्रा वनस्पति उगते हैं। ठीक है, आगे देखिए पत्तियां गिराने के आधार पर वनों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है सदाहरित वन और दूसरा है पर्णपाती वन। सदाहरित वन किसे कहते हैं, सदाहरित वन उसे कहते हैं जो सालों भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है, और वहाँ वर्षा की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और तापमान भी अधिक पड़ने के कारण वहाँ की पेड़ पौधा में हमेशा रहती है और ये अपने पेड़ पौधों से पत्ते नहीं गिराते हैं। ठीक है, इसे हम सदाहरित वन के अंतर्गत रहते हैं। और पर्णपाती वन वैसे वन को कहते हैं जो साल के बीच में क्या करते हैं, अपने पत्तियां गिराते हैं और जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली क्षति को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे कि भारत में अधिकतर जगहों में इस तरह के वनस्पति पाए जाते हैं, जैसे शीशम हो गया, सागवान हो गया, सखुआ हो गया, ये सब पर्णपाती वन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आगे देखिए 2 दशकों में विश्व में जितने लोग थे उस समय लोगों की जनसंख्या कहीं अधिक है, मतलब उस समय से अभी की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, और बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलें उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए जाते हैं, जिसके कारण विश्व में क्या होता जा रहा है, असंतुलन फैलते जा रहा है। ठीक है, और इसके बचाव हेतु हम लोग को कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। किस प्रकार हम लोग जो प्राकृतिक वनस्पति है या वन्य जीवन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं। ठीक है, वन हमारी संपदा है। ठीक है, पेड़ पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं तथा परितंत्र को भी अनुरक्षित करती है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा, जीव जंतु नहीं रहेगा तो वे जो वातावरण है वो क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ हम लोग का जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आगे देखिए ये किस तरह से मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, निर्माण कार्य, भूस्खलन और दावानल में भी कुछ मानव निर्मित तथा कुछ प्राकृतिक कारण है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। मतलब कि मृदा अपरदन या तो वनोन्मूलन हम लोग देखते हैं ना, पहले के समय में ज़्यादा जीव जंतु जंगलों में देखने को मिलता था, लेकिन वनोन्मूलन निरंतर क्या होते जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधों में कमी आते जा रहा है, जिसके कारण जीव जंतु को रहने के लिए आश्रय नहीं मिल पा रहा है और ये क्या होते जा रहे हैं, निरंतर कम होते जा रहे हैं या तो फिर समाप्ति के कगार पे देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसको मनुष्य क्या कर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में ला रहा है और उससे वो जीव जंतु को अपने अधीन में कर ले रहा है। जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देखिए जैसे चमड़ा हो गया, खाल हो गया, नाखून, दांत, पंखों के और सींगों के लिए तथा गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन जीव जंतु है जिसको लोग क्या कर रहे हैं, अधिकतर अपने उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए शेर, चीता, हाथी, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, ब्लैक बक, हिम तेंदुआ, मोर और शुतुरमुर्ग,
ये सबको क्या कर रहे हैं लोग, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वो अपने अधीन में ला रहे हैं और आवश्यकता अनुसार क्या कर रहे हैं, इनसे उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इनके बचाव हेतु सरकार क्या कर रहा है, अभयारण्य स्थापित कर रहा है, जिससे कि जीव जंतु हुए या तो पेड़ पौधा हुए उनका क्या कर सके, वो बचाव कर सके। देखिए, जैसे अभयारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर प्राणियों की सापेक्ष संख्या में भंग नहीं किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर पेड़ पौधा जीव जंतु बचे रहे, मतलब वो उसे हम नष्ट नहीं करें, तो हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित रहता है। ठीक है, मनुष्य ने विश्व के अनेक भागों में अनेक क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को प्रभावित किया है। अनेक जीव जंतुओं और पक्षियों के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु है, पक्षी है, जो निरंतर क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर सामाजिक वानिकी महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को, मतलब हमें क्या करना चाहिए, जंतु या तो प्राकृतिक वनस्पति को बचाए रखने के लिए हम लोग को समय समय पर कार्यक्रम करना चाहिए ना, प्रादेशिक रूप से या तो सामुदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, ताकि क्या हो सके, इन सबको बचाया जा सके। और स्कूल में भी इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए ताकि बच्चे इनसे जागरूक हो सके और क्या कर सके, इन सब के बचाव हेतु वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है, आगे देखिए, इस स्थान पे देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, ठीक है, ये जिससे प्राणियों तथा पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की जा रही है। ठीक है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय में, मतलब पूरा वर्ल्ड में यह फैसला लिया गया कि किस तरह से हम लोग को क्या किया जाए, जीव जंतु को बचाया जाए। इसको लेके उन लोग बात किए, विचार विमर्श किए और फिर इनके बचाव हेतु क्या किए, सूची तैयार करने की बात रखी गई है। ठीक है, इन सूची में दिए गए सभी पक्षियों तथा प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों के संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं निरंतर जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं, खासकर डॉल्फिन हो गया, भालू हो गया, कैक्टस, प्रवाटिक तथा एलो, इस तरह के कुछ जीव जंतु या तो पशु पक्षी पाए जाते हैं जो समाप्त होने के कगार पर। उनके बचाने हेतु क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CIT को स्थापित किया गया ताकि इनका क्या हो सके, बचाव हो सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद।